एवरीवन, वेलकम एंड तो आज का सेशन शुरू करें उसके पहले थोड़ा रिकैप। तो आई थिंक हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर थे और उसके इफेक्ट्स, ठीक है, क्या क्या बदलाव आए, ठीक है। कौन से पेज पे थे हम? इट वाज पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 7। सो इफेक्ट की मैं बात करूँ तो वहाँ पर दो इफेक्ट थे। एक था पार्ट 1 में जो था इकोनॉमिक इफेक्ट विच वाज समथिंग रिलेटेड टू मनी, ठीक है, या तो मनी से थोड़ा मिलता जुलता, और एक दूसरा है जो है सोशल और पॉलिटिकल इफेक्ट, ठीक है। तो अब ये जो दो पोर्शन है, ठीक है, ये बाइफरकेट किए हैं, तो यहाँ पर हमें इफेक्ट दिखा रहा है कि अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ इतने सालों के अंदर, सो व्हाट वाज द मेजर चेंजेस, क्या बदलाव आए और क्या बदलाव हमने महसूस किए बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन, ठीक है। हम या तो हम कैसे अपने आप को सोचेंगे, बिजनेसमैन, या तो वी आर दी इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक इफेक्ट, तो सबसे पहले कौन सा था? इट वाज मास प्रोडक्शन, सेकंड वाज ग्रोथ ऑफ कैपिटलाइजेशन, थर्ड वन वाज इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फोर्थ इज स्पेशलाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज ट्रेडिंग साइकिल और अदर ट्रेड साइकिल। तो मास प्रोडक्शन हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वी बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, वी बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, मास प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता गया। कैसे? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैन पावर के हिसाब से नहीं होती है, सब मशीनरी के हिसाब से होने लगी। कम समय में ज़्यादा हम प्रोड्यूस करने लगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये हो गया हमारा मास प्रोडक्शन, कम समय के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन। तो आप समझ पा रहे होंगे हमारा सप्लाई लेवल बढ़ गया। फिर ग्रोथ ऑफ कैपिटलाइजेशन, हमने बात किया था कि मनी के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करने लगे, ठीक है, वी आर मोर कंसर्न अबाउट मनी, ठीक है, प्रायोरिटी हमारा मनी हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और उसमें भी हमने दो चीज़ देखा था, एक नेचुरल इकोनॉमिस्ट वाला था और अदर एक था कैपिटल वाला। जो कैपिटल वाला था वो मनी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था, नेचुरल वाला नहीं करता था, ठीक है। नेचुरल वाला ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करता था, वहाँ पर मनी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। देन वी हैड इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के अंदर जो लोगों का जो दिनचर्या है, जिस तरीके से जीते थे लोग, तो लोग ज़्यादा कमाने लगे, अच्छे लाइफस्टाइल से जीने लगे। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फोर्थ वी ऑफ द स्पेशलाइजेशन, जो हम आज यहाँ से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ, ओके, ऑलराइट, it starts with specialization, page number 20. Due to industrial revolution, large scale production and specialization become important. Division of labor was introduced in the activities of production and management. Here each activity is done by a specialized person. Specialization मतलब आप क्या समझते हो? Something कि जहाँ पर कोई बंदा कोई चीज़ में एक्सपर्ट है, आप समझ पा रहे हो। जनरली हमें पता होता है कि यार देखो ये स्पेशल आइटम है, जैसे हम कोई शॉप में जाएंगे बोलेंगे सर ये हमारा स्पेशल आइटम है, ये दुकान का, ठीक है। कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बहुत सारी पाव भाजी नहीं थी, लेकिन फॉर एग्जांपल कि उसका नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है स्वागत, तो दे विल राइट वन आइटम नेम जिसका नाम है भाई स्वागत स्पेशल पाव भाजी। सो व्हाट इज दैट? समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, समथिंग इनोवेटिव, कुछ नया चीज़ है उसमें, ठीक है, तभी उन्होंने कुछ स्पेशलिटी बताया उसको। सेम वे जब हम काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, वी बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, वी बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, हमें क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा कि मेरे पास जितने भी मैन पावर्स है उसका स्पेशलिटी क्या है, वो इस हिसाब से काम करनी चाहिए। मेरे पास जो भी बंदा है वो कोई पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसे मैं वहीं पर लगाऊंगा, कहीं और उसको अगर पोस्टिंग कर दिया तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं उसे प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। उसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि आई एम नॉट यूटिलाइजिंग माई मैन पावर एफिशिएंटली या इफेक्टिवली। जो उसका काम है मैं उसको वो काम नहीं दे रहा हूँ, कोई और काम में एंगेज कर रहा हूँ, ठीक है, बिजी कर रहा हूँ, तो क्या होगा? मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा शायद, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। वो समझ में आ रहा है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पॉइंट कि स्पेशलाइजेशन भी आपका बढ़ेगा। अगर आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे जाएंगे तो यू विल हैव सम एक्सपर्ट। जैसे होता है ना कि मैं हर चीज़ नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरा सब्जेक्ट होगा कि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मैं उसी पढ़ाऊँ, सो आई एम एक्सपर्ट ऑन दैट पार्ट। अभी हर चीज़ के अंदर मैं ट्राई करूँगा तो हो सकता है कि मेरा परफॉर्मेंस उतना ना हो,
ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सेम गोज विद द इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री में आप लोगों को रखेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर मशीन का भी स्पेशलिटी होता है कि ये मशीन यही चीज़ प्रोड्यूस करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का होता है, रादर जैसे वर्कर्स का होता है, मैन पावर का होता है, सेम वे मशीन्स का भी होगा कि ये पर्टिकुलर मशीन का काम यही है, तो वो वही आउटपुट देगा। सो आप वो मशीन को कुछ और काम के लिए उपयोग में नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रेड साइकिल के अंदर। ट्रेड साइकिल मतलब क्या? जनरली एक चीज़ पता होगा, साइकिल मतलब पता है भाई, साइकिल नॉर्मल मीनिंग हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट सम जर्नी, ठीक है। ट्रेड साइकिल की बात करें, ट्रेड कैसे होगा, चलो देखते हैं। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डिड नॉट रिमेन स्मूथ एंड स्टेबल, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब अर्थशास्त्र में जो प्रोग्रेस होता मीन्स अर्थशास्त्र में प्रोग्रेस એટલે કેવી રીતે કે ભાઈ પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ, વેલ્થ ઇન્ક્રીઝ થવો, આ બધી વસ્તુ સ્ટેબલ નહોતી. ઇટ વોઝ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ, ક્યારેક પ્લસ ક્યારેક માઇનસ. સો ધીસ વોઝ હેપનિંગ આફ્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન. રેવોલ્યુશન મીન્સ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર ચેન્જ લાવ્યો. ચેન્જ શેના માટે? મેથડ્સ, પ્રોડક્શનની મેથડ્સમાં ચેન્જ લાવ્યા, અપ્રોચ ટુવર્ડ્સ ધી વર્કર એમાં ચેન્જ લાવ્યા. સો ધીસ ઓલ આર ધી પાર્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન, ઠીક છે. ઓટોમેટિક વસ્તુ રાધર ઓટોમેટિક સ્ટેजेस ઓફ પ્રોડક્શન આપણે ડેવલપ કરી, ઓલરાઈટ. મેનેજમેન્ટ કર્યું આપણે, ઓલરાઈટ. So now there were ups and downs in the economic activities of various countries. Example, depression and prosperity are occurring regularly after each other. એમને એક્ઝામ્પલ આપે છે કે ડિપ્રેશન મીન્સ ધી મોરલ the moral status or rather the mental status of the individuals, workers, manpowers, businessmen, the entire economy, society એ બધાનું સ્ટેબલ નહોતું, ઠીક છે. In the time of prosperity, employment, income and output are at higher level, and in depression they are at a lower level. એમણે શું કીધું? When the economy is going with a prosperity, ठीक है, economy develop हो रहा है prosperity से. Prosperity means what? Something which is a happy note, ठीक है, कुछ happy motive से आगे बढ़ रही है. Prosperity मतलब क्या होता है? Prosperity means nothing but you are excelling. તમે આગળ વધી રહ્યા છો, ઠીક છે, એક સારા લેવલ પર જઈ રહ્યા છો. તમારું જે કરંટ સ્ટેટસ છે ત્યાંથી તમે સારા લેવલ પર જઈ રહ્યા છો. That is nothing but prosperity. So we are talking in the context. हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? हम इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मतलब हम अर्थशास्त्र को लेके बात कर रहे हैं. तो प्रॉस्पेरिटी हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट जनरली टॉकिंग अबाउट अवर इंडिविजुअल मेंटल स्टेटस. हम सब की बात कर रहे हैं, ठीक है. अर्थशास्त्र में हम सब लोग आ गए, आप, मैं, एवरीबडी, ठीक है, वर्कर्स, मैन पावर, बिजनेसमैन, एवरीबडी. तो जब प्रॉस्पेरिटी से काम चल रहा है आगे, सो देयर आर चांसेस कि इनकम अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, और उसके अलावा उन्होंने क्या बोला? आउटपुट. आउटपुट मतलब प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. आपका तीन चीज़. जब प्रॉस्पेरिटी से इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है तो देयर आर थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज इनकम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ठीक है. चलो, बट डिप्रेशन में उसका उल्टा. दे in depression they are at a lower level. Such ups and downs in the economic activities are known as a trade cycle. तो ये जो चढ़ाव उतार जो आ रहा है उसे मैं क्या कहूँगा? ट्रेड साइकिल. बिकॉज साइकिल में आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ से शुरू किया वो वापस कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो दैट कीप्स ऑन रोटेटिंग. तो ये जो चक्कर है ना, कभी ज़्यादा कभी कम होना, तो वो चलता रहता है. उसे मैं कहता हूँ ट्रेड साइकिल. बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेड. अगर मैं ट्रेड का डेफिनेशन लूँ, ट्रेड मतलब क्या होता है? उसमें हम आप सब आ गए, सोसाइटी आ गया, इकोनॉमी आ गया, क्योंकि उसके बदौलत ही तो ट्रेड चलता है. अगर हम और आप ही नहीं रहेंगे तो ट्रेड कहाँ से होगा? सो इट इंक्लूड्स सोसाइटी, इट इंक्लूड्स यू, मी, इंडिविजुअल्स, वर्कर्स, मैन पावर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजमेंट, एवरीबडी. सब लोग उसमें इंक्लूड होते हैं जो ये पार्ट का रादर हु आर दी पार्ट्स ऑफ दिस ट्रेडिंग साइकिल, ठीक है. ये चलता रहने वाला है. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. अब ये चीज़ होप समझ में आ गई क्या क्या चीज़ है. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमने जो 5 पॉइंट किए, इट वॉज टोटली ऑफ इकोनॉमिक इफेक्ट. मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कि जहाँ पर मनी वॉज ए वेरी मच कंसर्न. आपने देखा होगा ट्रेड साइकिल में मनी की बात करी, इनकम की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की, और आउटपुट की. तो कहीं ना कहीं वो मनी से रिलेटेड है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो मास प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, ज़्यादा बेच पाएंगे, ज़्यादा इनकम होगा. ग्रोथ ऑफ कैपिटलाइजेशन, मनी के ऊपर मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ,
जितना मैं पैसा ज़्यादा बिजनेस में लगाऊंगा उतना मुझे फ़ायदा है। मनी, मैं वेल्थ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट तो कमाना चाह ही रहा हूँ, लेकिन सब खर्चा निकालने के बाद मैं कुछ सेव करना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। थर्ड, इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज ज़्यादा आपका इनकम होगा तो आप अच्छी तरीके से जिएंगे, सोसाइटी में ज़्यादा पैसे आएंगे, सोसाइटी को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आप वर्कर्स को ज़्यादा पैसा देंगे। क्यों आप दे पाएंगे? क्योंकि आप अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो, अच्छा इनकम कमा रहे हो, तो आप उनको अच्छा दे पाएंगे। देन वी हैव स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सपर्ट है वही काम करेंगे, मतलब कि जो बंदा पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है आप उसको वहीं लगाएंगे और उससे एफिशिएंटली काम करवाएंगे। तो अगेन कहीं ना कहीं वो पैसे की बात कर रहा है, क्योंकि आज मैं किसी को रखूंगा तो मैं उसको पैसा देने वाला हूँ, तो पैसा देने के बाद मैं कुछ तो एक्सपेक्ट करूँ कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा काम करेगा। तो अगेन मनी की बात है। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल में भी हमने एक ही चीज़ देखा, अभी मैंने जो बताया, इनकम की बात की, देन आई टोल्ड अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसकी बात कर रहे हैं। आउटपुट मतलब हमारा एफिशिएंसी कितना है, ठीक है, हम जो भी काम में लगे, हम जो भी बिजनेस में, उसमें हमारा एफिशिएंसी कितना है। तो ये जितना भी चीज़ है इट इज़ रिलेटेड टू मनी। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक इफेक्ट मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ मनी रादर इफेक्ट ऑन मनी, है ना। दूसरा नाम तो ये समझ में आया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सोशल और पॉलिटिकल इफेक्ट्स। उसमें से कौन सा है? फर्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन। सोशल और पॉलिटिकल पहले वो समझ लेते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि सोशल मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी जहाँ हम और आप रहते हैं, ठीक है, जहाँ हमारा बिजनेस है ना। पॉलिटिकल मतलब कि कुछ गवर्नमेंटल फैक्टर्स आ गए, ठीक है, कुछ डिसीजंस होते हैं जो गवर्नमेंट्स के होते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, सो उनकी भी कुछ इफेक्ट्स होती है। तो फर्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन, सेकंड इज स्लम एरियाज, थर्ड इज क्लास कन्फ्लिक्ट्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। क्लास कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे आप नीचे हो हम ऊपर है, हम नीचे आप ऊपर हो, ठीक है, वो होता है ना वर्कर्स के बीच में, ठीक है। फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब वर्कर को कम पैसा देके आप ज़्यादा काम करवा रहे हो, ठीक है, जो काम नहीं करना है वो करवा रहे हो, आप उसको लंबे समय तक बिठा रहे हो, पैसा उसका देते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कोई बैठा है, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जनरली वो 8 घंटे काम करता है, मतलब 8 घंटे का टाइम रहता है, बट ही इज स्पेंडिंग 10 to 11 आवर्स इन योर कंपनी, बट स्टिल यू आर नॉट पेइंग एक्स्ट्रा फॉर दैट 3 आवर्स। 3 घंटे जो आपके पास वो बैठ रहा है उसका आप उसको पेमेंट नहीं दे रहे हो, तो उसको मैं क्या कहूँगा? एक्सप्लॉयटेशन। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય ચૂસી લેવો કોઈ માણસ, દેટ ઇઝ એક્સપ્લોટેશન ઓફ વર્કર. देन वी हैव राइज इन एजुकेशन, एजुकेशन बढ़ा, ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन क्या होता है? આપણે એક સંઘ, ઘણી જગ્યા પર તમે રેલવે સ્ટેશન પર ગયા છો, રેલવે સેવા સંઘ, what is that? That is nothing but trade union which are working in the interest of workers. ये कैसे बनता है? जैसे बहुत सारी कोई इंडस्ट्री के अंदर वर्कर है, वो सब एक साथ जुड़ होंगे, उसका कोई लीडर होगा जो सबको रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, जो क्लास ऑफ वर्कर्स होंगे, जितने भी वर्कर्स हैं, उनको अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वो जो भी मैनेजमेंट या तो टीम है और उसका जो लीडिंग आदमी है, कंसर्न पर्सन है, वो उसकी बात मैनेजमेंट के सामने रखेगा कि हमारे वर्कर्स को इतना इतना प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ आप उसके अंदर कुछ हमें देखिए, उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इन शॉर्ट जो भी हैंडलिंग होता है वो एक इन शॉर्ट एक पूरा ग्रुप रहता है, उसका एक पर्सन होता है जो इलेक्टेड हुआ रहता है, उन्हीं के द्वारा जो वर्कर्स है वही लोग उनको सिलेक्ट करते हैं कि तू हमारे बिहाफ पे जा और हमारी बात आगे रख। क्योंकि सीधी सी बात है, सब तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, मैनेजमेंट के ऑफिस में है तो मैनेजमेंट के पास कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट जितना भी सबका कंसर्न है, कंसर्न मतलब जो भी दिक्कत है, जो भी उसके अभिप्राय है, जो भी उसके मतलब डिमांड्स है, वो सब रखनी है अगर मैनेजमेंट के सामने, तो वो ट्रेड यूनियन होगा। यूनियन मतलब जो एक साथ है वो, और उनके बिहाफ पे कोई कंसर्न पर्सन जाएगा और मैनेजमेंट के पास वो प्रपोजल रखेगा। होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है, पता चला। अब मैं अर्बनाइजेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन मतलब क्या? ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन there was a migration of large number of workers from rural area to urban area in search of jobs. So there was a rapid growth of urban population. Urban population मतलब मैं सिंपल बोलूँ, urban मतलब क्या होता है कि when you are living in a city, अगर मैं सिंपल भाषा की बात करूँ तो अर्बनाइजेशन मतलब होता है कि जब कोई સિટી में આપણે કહીને સ્થળાંતર થવું, કોઈ રૂરલ એરિયામાંથી કોઈ ગામડાના વિસ્તારમાંથી જ્યારે કોઈ સિટીમાં જાય, દેટ ઇઝ નોન એઝ अर्बनाइजेशन. वाई दे हैव गिवन वर्ड अर्बनाइजेशन? क्योंकि वहाँ पर ईच एंड एवरी मतलब अर्बनाइजेशन वर्ड क्यों आया और कैसे है
वहाँ पर ट्रेड जो होता है वो पूरी तरीके से होता है, एवरी एंगल से हर चीज़ आपको मिल जाती है। जो ट्रैवलिंग है, ठीक है, विद इन दी कंट्री वो आसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अर्बनाइजेशन में आती है। आपने देखो सिटी में कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, बहुत सारी ट्रेन सिटी में आती है, लेकिन हमारे गांव में नहीं है। क्यों? बिकॉज वहाँ से ट्रेड ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पर कन्वीनियंसी ज़्यादा होती है, वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा मिलती है सिटी के अंदर, ठीक है, समझ में? तो ये चीज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बढ़ा। कैसे बढ़ा? अब मान लो मैंने वडोदरा के अंदर कोई इंडस्ट्री खोली, ठीक है, रादर कोई बिजनेस डाला, सीधी सी बात है कि मैं अकेला तो हैंडल करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट में हम किसी के पास से ही काम करवाएंगे, सीधी बात है। तो मैं बिजनेस डालूंगा तो मुझे लोगों की ज़रूरत है, तो लोग कहाँ से मिलेंगे मुझे? ज़रूरी नहीं है कि वडोदरा में जितने लोग हैं वो काफ़ी है, और अगर है तो भी शायद हो सकता है कि मुझे जितने में काम करवाना है वो उतने में रेडी ना हो आने के लिए। तो सीधी सी बात है कि रूरल वाले जो लोग होंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। आप समझ पा रहे हो, जब कोई इंसान बाहर से आता है पहली बार तो उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, वो नया नया होता है, वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जो लोग यहीं पले बड़े हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उससे मुझे ज़्यादा पेमेंट करना भी पड़ेगा। सो मुझे इकोनॉमिक देखना है। हमने यहाँ देखा कि मैं प्रोडक्शन करूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूँ, कम से कम दाम में सब प्रोडक्शन करूँ, ये सब चीज़ मुझे देखना है। तो सीधी सी बात है कि मेरा डिमांड क्या हो कि कोई बाहर से आए और मैं उसको काम दूँ, तो लोग उसके वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढते ढूंढते ये सिटी में आएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग वहाँ के रहने वाले यहाँ आ गए और काफ़ी लंबे अरसे तक यहीं रहेंगे। जब तक हमारा कंपनी रहेगा, कारोबार रहेगा, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लोग आते हैं जाते हैं, वो सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। सो नाउ आई एम मूविंग टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्लम एरियाज। स्लम एरियाज मतलब स्लम सुना होगा ना? चलो देखते हैं, वर्ड तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं। क्या होता है देखते हैं। With industrial revolution, large number of workers came from villages to towns for jobs, but they could not get proper housing facilities. This resulted into increase of slum areas. Slum areas का मतलब पता है, मुंबई में धारावी आपने सुना होगा, वो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा स्लम एरिया आई थिंक एशिया का, ठीक है। लोग उसको मुंबई में झुपड़पट्टी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसका नाम है, ठीक है, बट धारावी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम एरिया एज फार द एशिया कॉन्टिनेंट इज कंसर्न। वो क्या है, वहाँ पर जब आपको हाउसिंग फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिलती या आपको जगह जो रहने का है वो प्रॉपर नहीं मिलता, प्रॉपर यानी जो हाइजीन वाला ना हो, सब गंदा हो, फिर जगह छोटी छोटी हो, तो ये सब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट स्लम एरिया, ठीक है। इन स्लम एरियाज द वर्कर्स आर कंपेल्ड टू लिव इन एक्सट्रीमली इनसैनिटरी एंड डर्टी कंडीशंस, है ना, गंदी जगह पे, जगह कम होना, कंजेस्टेड होना, ये सब चीज़ें महसूस करनी पड़ती है व्हेन समवन इज लिविंग इन ए स्लम एरिया, ठीक है। दिस इज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। अब अगर वर्कर वहाँ रहेगा, इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या तो जो लोग सिर्फ रोज़ का कमा के रोज़ खाते हैं वो लोग वहाँ रहते हैं स्लम एरिया में, ठीक है। तो अगर वो लोग वहीं रहेंगे तो उन्हें उसी में उनका लाइफ बिताना पड़ेगा, लेकिन कल जाकर अगर उसको अच्छा जॉब मिल रहा है, कंपनी का गेस्ट हाउस मिल रहा है, गेस्ट हाउस तो नहीं कहूँगा बट कंपनी का कॉलोनी मिल रहा है सब वर्कर्स को रहने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जैसे हमने यहाँ देखा था उसका जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव होगा, अच्छी जगह पे रह पाएंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छी जगह से वो आगे अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लास कन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, ये क्या चीज़ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिवाइडेड पीपल इनटू 2 क्लासेस, एम्प्लॉयर्स और कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स, ठीक है। जो इंडस्ट्री वाले लोग थे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तब 2 चीज़ में हुआ, एक एम्प्लॉयर्स और कैपिटलिस्ट में बांटा गया एंड वर्कर्स। देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब क्या है, हमने देखा था, जो सिर्फ पैसे के ही ऊपर उसकी आंख है, ठीक है, उसे सिर्फ पैसे से ही मतलब है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि वो कोई भी हद पर जा सकता है, हाँ या ना। तो वो लोग क्या करते हैं, कम पैसे में ज़्यादा काम करवाने की चाहत रखते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब उसे चूसा जाता है कम दाम में, ठीक है। एग्जाम्पल, वर्कर्स वर कंपेल्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज़्यादा घंटों के लिए काम करने के लिए रखा। द वर्किंग कंडीशंस वेर नॉट सेटिस्फैक्टरी, काम तो ज़्यादा करवा रहे लेकिन एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं दे रहे हो, जो वर्किंग कंडीशन है वो ठीक नहीं है, ठीक है, मैनेजेबल नहीं है।
देयर वेजेस वर वेरी लो, उसका पगार बहुत कम था. दिस क्रिएटेड क्लास कन्फ्लिक्ट वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट. मतलब वर्कर और कैपिटलिस्ट, एक्सक्यूज मी, वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में, कैपिटलिस्ट मतलब कि जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े वो, ठीक है, जो पैसे पे ही ज़्यादा, मतलब दे आर मोर कंसर्न फॉर मनी, उनके और वर्कर के बीच में कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया. समझ में आया? तो अब उसी का रीज़न होता है कि ट्रेड यूनियन बना, जो शायद 5वां पॉइंट है. ठीक है. सो इस तरीके से इश्यूज आने लगे. तो क्या होता था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ, सो इसको ख़त्म करने के लिए शायद ट्रेड यूनियंस बने. आगे आएंगे तो हम देखेंगे. अब राइज इन एजुकेशन. ड्यू टू अर्बनाइजेशन देयर वॉज एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग पीपल. नाउ urban people became more educated and better organized. The institution of the daily press also spread the ideas of freedom, liberty and democracy among the masses. अब सीधी सी बात है कि जब वर्कर्स आएंगे तो उसके बीवी बच्चे सब साथ में होंगे, फैमिली होगा. ठीक है. अगर वो लंबे अरसे तक रहने वाले तब तो उसकी फैमिली को वहीं लेके आएंगे जो भी सिटी में जाने वाले. तो सीधी सी बात है कि उसके साथ उसका एजुकेशन भी वहीं होगा. ऐसा तो है नहीं कि वो गाँव में जाएंगे एजुकेशन के लिए, वो वहीं होने वाला है. तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो एजुकेशन सिटी में मिलता है वो उसे मिलना शुरू हो जाएगा. शायद आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जो शायद अपने नेटिव से यहाँ वडोदरा के अंदर आपने एडमिशन लिया. वाई? बिकॉज वी आर इन द एप्रीहेंशन. हमें हमारे माइंड में इमेज है कि सिटीज़ में एजुकेशन अच्छा होता है, हमें यहाँ आना चाहिए, कुछ नया जानना मिलेगा, नए जान मतलब आप नई चीज़ जान पाएंगे और उसके अलावा फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिलेगी सिटी में, रहने की, खाने पीने की, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. तो वो चीज़ वर्कर को भी मिलने वाली है कहीं ना कहीं. ठीक है. उसके साथ वाई? बिकॉज दे आर कमिंग फॉर देयर वर्क, और साथ ही साथ वो ये सब जो फैसिलिटीज है उसका एडवांटेज ले पाएंगे. ये राइज इन एजुकेशन हो गया. ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन. ये ट्रेड यूनियन क्यों बने? हमने ऊपर देखा एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर्स का. ठीक है. तो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वाज एन इंक्रीज इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर बाय कैपिटलिस्ट. ठीक है. चूसा जा रहा था तो वर्कर ने सोचा कि कितना, तो वर्कर लोग ने यूनियन बनाया, साथ में जुड़ के एक यूनियन बनाया. ठीक है. एक जुट हुए. सो द वर्कर्स वर कंपेल्ड टू यूनाइट एंड टू फॉर्म देयर यूनियंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट. उनका जो भी डिमांड है, उनका जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाया जाता है. ठीक है. अब कौन बनाता है वो? ये वॉलंटरी वर्कर्स लोग या तो एम्प्लॉयर्स लोग जो होते हैं वो खुद बनाते हैं. यहाँ पर कहीं मैनेजमेंट का रोल नहीं होता. हाँ, मैनेजमेंट सपोर्ट करता है, मैनेजमेंट उसको डिनाई नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो एक पूरा एक्ट भी है. ठीक है. इसके ऊपर कानून भी बन चुका है वर्कर्स के ऊपर. ठीक है. वो यहाँ पर नहीं है तो इसके ऊपर नहीं आएंगे. ठीक है. तो उससे क्या होगा कि ट्रेड यूनियन बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि हर कंपनी में से थोड़ा बहुत छोटा मोटा देखने मिलता ही था. तो सबने सोचा कि वी शुड डू दैट. जब कोई दूसरी कंपनी ट्रेड यूनियन बना सकते तो हम भी बनाएंगे. तो लोग दूसरे का देख देख के भी बनाने लगे. तो उससे क्या होने लगा? नाउ देयर वाज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स. मतलब वर्कर्स की अभी आवाज़ सुनाई देती है, मैनेजमेंट तक पहुंचती है. क्यों? क्योंकि आज वो लोग एक हैं. गवर्नमेंट्स वर फोर्स टू पास लेबर लेजिस्लेशंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स. गवर्नमेंट को फोर्स आया. ठीक है. गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि आपको लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना पड़ेगा वर्कर्स के ऊपर. ठीक है. मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया. ठीक है. बहुत सारे, ग्रेजुएटी एक्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्ट निकले. Now trade unions began to negotiate with the employers on equal terms. मतलब फिर क्या हुआ कि जो यूनियंस थे वो नेगोशिएट करने लगे. मतलब कि उनका जो भी प्रपोजल थे वो मनवाने लगे. नेगोशिएट करना मतलब जैसे आप कहीं पर जाएंगे तो आप नेगोशिएट करते हो ना, कोई चीज़ लेने जाते हो, किसी ने बोला भाई 500 रुपये, आप बोलेंगे भैया 300 में देना है तो दीजिए. सो आपने ये जो किया उसे में क्या हुआ? नेगोशिएट किया. ठीक है. अगर वो मान गया तो आपका नेगोशिएशन सक्सेसफुल हुआ. वो अगर 300 में आपको देने के लिए रेडी है तो सेम वे जब आप नेगोशिएट करते हो तो आपकी कुछ डिमांड्स होंगी. अगर आप यूनियन के मेंबर हो, कोई एक बंदा जा रहा है मैनेजमेंट के पास अपना प्रपोजल लेके सबके भी यहाँ पे, तो वो कुछ बात रखेगा, तो वो नेगोशिएट करेगा. मैनेजमेंट बोलेगा नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. वो बोलेगा ठीक है चलो आपका नहीं मेरा नहीं, हम इतना, आप हमारा डिमांड फुलफिल कर दीजिए. सो दिस इज नथिंग बट नेगोशिएशन. बट ये क्यों हुआ? बिकॉज सब लोग का आवाज़ वहाँ गया. अकेला कोई जाता तो ये चीज़ होता नहीं. ठीक है. नाउ worker got a chance to participate in the political activities. ठीक है. In Britain, the Labour Party was organized by the trade unions to win political power. ब्रिटेन में ऐसा होता था कि ट्रेड यूनियन बहुत सारी, जहाँ पर मैनेजमेंट का डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पर वर्कर्स लोग शामिल होते थे कुछ डिसीजन लेने के अंदर. तो वहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन भी लोग ले पाते थे कंपनी के लिए. To some extent, the present democracy can be considered as the result of the spread of education,
brought by the industrial revolution. जो आज की जो स्थिति है वो देख के हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट वन ऑफ द फैक्टर जो एजुकेशन को बढ़ाने में हेल्प किया है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी है. At present, the workers in the industrialized countries are in better position and they are able to enjoy good standard of living. उन्होंने ये जो नीचे बताया गया है वो ट्रेड यूनियन से जुड़ता नहीं है. उन्होंने एक ओवरऑल पिक्चर दिया ये पूरे क्वेश्चन को लेके कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ, एजुकेशन बढ़ा, फिर और क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, स्लम एरियाज इंप्रूव हो गए, वहाँ से लोग दूसरी जगह जाने लगे तो उनको वो एरिया में रहना नहीं पड़ता है. सो बेसिकली दे आर गिविंग द पॉजिटिव इफेक्ट्स. ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इतने चेंजेस हुए, कुछ नेगेटिव हुए कुछ पॉजिटिव हुए. ज़्यादातर हमें पॉजिटिव दिखे दोनों एंगल में. ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा मनी का देखा, यहाँ पर सोशल हमारे सोसाइटी का देखा, और जो लोग कंपनी के लिए काम करते हैं उनके बारे में हमने ज़्यादा यहाँ पर सोचा. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 7 आज जो कंप्लीट होता है. अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन. अब कॉम्बिनेशन मतलब आप समझते होंगे एक मतलब एक के साथ दूसरे का जोड़ना या तो अलग होना या तो मिक्सचर कुछ करना. कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जैसे पैंट शर्ट, तो हम जब कलर की बात करते हैं तो हम बहुत बार बोलते हैं ना कलर कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जब आप एक चीज़ को दूसरे के साथ रिलेट करते हो तब वर्ड आता है कॉम्बिनेशन. तो बिजनेस की भी कुछ ऐसी बात है जो हम शायद देखने वाले. तो आप एक बार उसको न्यूज़पेपर की तरह रीड कर लेना. ठीक है, गो थ्रू करना पूरे क्वेश्चन को. सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 1 इन नेक्स्ट सेशन. और इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन गेट बैक टू मी. ऑलराइट, एंड टिल देन stay home, stay safe, and see you in next lecture. Bye bye.